आखिर हम इंडियंस को स्टारलिंक का फ्री इंटरनेट क्यों नहीं दिया जाता और ज्यादातर जेन ज़ी अपने फोन को साइलेंट पर ही क्यों रखते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हमें हमेशा ही वायर वाले ईयरफोन्स इस्तेमाल क्यों करने चाहिए। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि रिसेंट टाइम में यूएसए में 100 से भी ज्यादा ऐसे सैनिक मौजूद हैं जो चाहकर भी कभी भी पब्लिक प्लेस में मोटे काले चश्मे पहने बिना बाहर आ ही नहीं सकते। और इसके पीछे का रीजन उनकी आंखों के कलर चेंज करने की रहस्यमयी पावर है। बट द फैक्ट इज दिस कि उनको ये रहस्यमयी पावर मिली कैसे। एक्चुअली गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1970 से ही यूएसए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसका की नाम है प्रोजेक्ट नाइट विजन पीपल। एंड अकॉर्डिंग टू सम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हम इंसानों की आंखों के लिए एक सीक्रेट थिन लेयर को बनाकर तैयार किया है जिसकी मदद से एक इंसान की आंखें दिन के समय गोल्डन कलर की जबकि रात के समय ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक्चुअली गाइस, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि नेचुरली रेनडियर के साथ विंटर और समर सीजन में होता है। एक्चुअली गाइस, जब दिन के समय इंसान की आंखें गोल्डन कलर की होती हैं तो वो लाइट को बहुत बड़े स्केल पर बाहर रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से अभी नॉर्मली आपको मुझे जो विजन दिख रहा है ना, इन तरीके के लोगों को 10 गुना ज्यादा साफ विजन दिखता है। सेम जैसे ही रात होती है और इनकी आंखें ब्लू कलर में कन्वर्ट होती हैं तो वो रोशनी को ज्यादा हद तक अंदर की तरफ ले जाती हैं, जिसकी वजह से जो नाइट विजन कैमरा होते हैं या इक्विपमेंट्स जो होते हैं उन पर डिपेंडेंसी लगभग ना के बराबर रहती है। और जिस तरीके से कैट्स को और डॉग्स को बिल्कुल घने अंधेरे में मतलब हमें दिख ही नहीं रहा होगा ना, उसमें भी उन लोगों को दिखता है जानवरों को, सेम वैसा ही विजन इन सैनिकों को मिल जाता है। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा सीक्रेट है कि अभी तक कितने लोगों को इस तरीके का एक सुपर ह्यूमन बनाया जा चुका है इसका सटीक आंकड़ा तो मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, साल 2022 में जब इस प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स लीक करी थी तो उनके हिसाब से साल 2022 में 100 लोग ऑलरेडी कुछ इस तरीके की सुपर पावर को आर्टिफिशियली अपने अंदर इम्प्लांट करा चुके थे। अजीब लेकिन सच। गाइस, नॉर्मली अगर किसी भी सीक्रेट से पर्दा उठाने की कोशिश की जाए तो परत दर परत उसके जो सारे सीक्रेट्स हैं वो खुलते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर दो ऐसी चीजें हैं जिनको जितना आप ज्यादा सुलझाने की कोशिश करेंगे मामला उतना ही ज्यादा उलझ जाएगा। पहला कैलाश पर्वत और दूसरा इजिप्ट के पिरामिड। अब कैलाश पर्वत पर ऑलरेडी मैं रिसर्च कर रहा हूं, 1 या 2 वीडियो के बाद मैं उस चीज के ऊपर डिस्कस करूंगा। लेकिन वहीं बात अगर इजिप्ट के पिरामिड की जाए तो हम सभी को यह पता है कि जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पास सारी ही चीजों के आंसर है। यानी कि एक इंसान जिन कैलकुलेशंस को या जिन चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकता है, एआई उसे भी प्रोसेस करके उसके आंसर को दे देता है। और उसी की तर्ज पर जब एआई से यह पूछा गया कि भाई हम इंसानों ने इतिहास में ये जो पिरामिड्स हमें दिख रहे हैं इन्हें कैसे बनाया होगा, तो एआई ने ये वीडियो क्लिप हमारे सामने रखी जिसमें एआई के अकॉर्डिंग अगर हम इंसानों ने ही इन पिरामिड्स को बनाया है तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरीके के 5 से 6 जॉइंट इंसान जरूर होने चाहिए थे। यानी कि यह बात पूरे तरीके से क्लियर है कि जो इंसान अभी हम हैं इस शेप में या इस पावर के साथ हम उन पिरामिड्स को कभी भी नहीं बना सकते थे। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि इतिहास में हम इंसानों की भी एक ऐसी जॉइंट स्पीशी मौजूद थी जो कि बहुत ज्यादा बलवान हुआ करती थी? वेल, इसका सटीक आंसर जानने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा चाइना। एक्चुअली गाइस, चाइना में साल 2008 के आसपास कुछ इस तरीके के जाइंट ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले थे, जिसके की बात साल 2012 और 2013 में भी इन्हीं से मिलते जुलते स्केलेटन इजिप्ट में भी हमें देखने को मिले। अब इंटरेस्टिंगली अगर इन जाइंट स्केलेटन और एआई की कैलकुलेशन को मिलाकर देखा जाए तो काफी हद तक ये चीज सॉल्व होती है कि पिरामिड्स किन तरीके के लोगों ने बनाए थे। इवन गाइस, अब जरा इस चार्ट को भी देख लीजिए जो ये प्रूव करता है कि रोम में एक टाइम पर ऐसे जाइंट ह्यूमंस भी रहा करते थे जिनकी हाइट 13 फुट 5 इंच के आसपास होती थी, यानी कि ऑलमोस्ट हम इंसानों से लगभग दुगनी। तो भाई फिर आखिर इतने जाइंट और इतने पावरफुल जो ह्यूमंस हैं वो अर्थ से विलुप्त ही कैसे हो गए? वेल गाइस, अगर आप इसके ऊपर डीप डाउन रिसर्च चाहते हैं तो आपको मुझे सपोर्ट करना होगा और उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना होगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर भी डीप रिसर्च चाहिए और ग्रास रूट लेवल पर जाकर मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा। सो आई होप आप नीचे कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस कर रहे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो पर हमारे इस भाई ने मुझसे ये पूछा था कि क्या इजराइल ने वास्तव में मक्खी जैसे एक ड्रोन को बना लिया है। वेल गाइस, अगर आप न्यूज से थोड़ा से कांटेक्ट में रहते होंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि आज से कुछ टाइम पहले ये न्यूज वायरल हुई थी कि इजराइल ने ना मक्खी जैसे ड्रोन छोटे छोटे बना लिए हैं और पूरी दुनिया में उसे फैला भी दिया है।
अब गाइस यहाँ तक भी चलो ये बात ठीक ही थी, लेकिन अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल भी हो रही है जिसमें कुछ इस तरीके की मक्खी जैसी चीज को दिखाकर ये प्रूफ किया जा रहा है कि देखिए भाई, इजराइल ने एक्चुअली में मक्खी जैसे ड्रोन को बनाकर भी तैयार कर लिया है। बट गाइस इसकी सच्चाई पता है क्या है? इजराइल तो छोड़िए, पूरी दुनिया के रिसर्चर्स एक साथ भी मिल जाए ना, तब भी आज की डेट में इस तरीके का ड्रोन बनाने में ना उनकी चीखें निकल जाएंगी। बट ऐसा ड्रोन हम क्यों नहीं बना सकते, चलिए वो भी बताता हूं। एक्चुअली गाइस आज की डेट की हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम सारे ही इक्विपमेंट को काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट करके छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन हम चाहकर भी कभी भी बैटरी साइज को इतना ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। अब इस चीज को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये छोटा सा ड्रोन है, इसके अंदर बैटरी भी और ज्यादा छोटी होगी। तो आज की डेट में एक बैटरी जो इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि वो इस ड्रोन को 4 से 5 घंटे फ्लाई भी करा ले और उसका साइज भी इतना ज्यादा छोटा हो, अगर उसे बाई चांस ये भी मान ले कि बना भी लिया जाए तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज होंगी। पहला, या तो वो ड्रोन को उड़ा ही नहीं पाएगी, या फिर दूसरा वो खुद ब्लास्ट करके उड़ जाएगी। क्योंकि गाइस ये बैटरी की साइज की टेक्नोलॉजी है ना, ये रिसर्चर्स की प्रेजेंट डेट में गले की हड्डी बनी हुई है। और अगर ये भी मान लिया जाए कि इतनी छोटी बैटरी बन भी गई है और 4 से 5 घंटे ड्रोन को उड़ा रही है, तो आप जरा खुद ही सोचिए कि अगर उसको मोबाइल साइज बैटरी में बना दिया जाए तो इस हिसाब से तो फिर 1 साल या फिर 2 साल हमें कभी मोबाइल चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ऐसा होता है क्या? नहीं। और एक्चुअली में जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, हमारे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या डिजिटल जितने भी इक्विपमेंट है ना, सबका साइज काफी हद तक कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो अब बात अगर पर्टिकुलर इस वीडियो की जाए तो साइंटिफिक वे में ये वीडियो पूरे ही तरीके से बकवास है। गाइस आज की डेट में अगर कोई भी सेक्टर बहुत तेजी के साथ बूम कर रहा है तो वो है 3D ग्राफिक्स या फिर 3D डिजाइनिंग, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट डेट की नहीं बल्कि साल 1960 की है। एक्चुअली गाइस अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो साल 1960 की है और इसमें आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि कैसे यूएसए आर्मी का एक इंजीनियर आपको टच स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर 3D ग्राफिक्स को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इवन ये चीज तो इतनी ज्यादा स्मूथ और हाईटेक लग रही है कि मानो ऐसा लग रहा है कि वीडियो 1960 की नहीं बल्कि साल 2000 या 2005 के आसपास की है, बस इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर साल 1960 में ही यूएसए इस तरीके की टेक्नोलॉजी को भाई बना चुका था तो आम लोगों को उसने क्यों नहीं बताया? वेल गाइस इसके पीछे 2 सबसे बड़े रीजन है और जो ये दूसरा रीजन है ना, आई एम डैम श्योर ये आपके गूज़बम्स खड़े कर देगा। एक्चुअली गाइस अगर बात पहले कारण की जाए तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल सा है कि अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी साल 1960 में यूएसए के दुश्मनों के हाथ लग जाती तो वो भी आसानी से वेपन्स या फिर हाईटेक इक्विपमेंट्स बना लेते जो आगे चलकर यूएसए के लिए ही एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाता। लेकिन वही बात अगर दूसरे कारण की जाए और उस समय यूएसए इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया को दिखा देता तो शायद वो खुद को फिर से उस कटघरे में खड़ा हुआ पाता जब आईसी टेक्नोलॉजी को यूएसए ने दुनिया के सामने दिखाया था तो पूरी दुनिया ने उसकी बुरी तरीके से बैंड बजाई थी। एक्चुअली गाइस यूएसए ने जब उस समय पर छोटे सर्किट बनाकर दुनिया को दिखाए थे तो वो टेक्नोलॉजी उस समय की हमारी नॉलेज से काफी ज्यादा एडवांस थी। मतलब उस समय हमें टेक्नोलॉजी की जितनी भी ज्यादा नॉलेज थी वो नॉलेज भी इन छोटे आईसी सर्किट्स को नहीं बना सकती थी। और जब यूएसए ने बताया कि भाई देखो हमने तो छोटे आईसी सर्किट बनाकर तैयार कर लिए तो पूरी दुनिया ने यूएसए के ऊपर ये ब्लेम लगाया कि भाई जो यूएफओ तुम्हारे यहाँ क्रैश हो रही है ना टाइम टू टाइम, ये टेक्नोलॉजी आपने वहां से चुराई है। और एक्चुअल बेसिस पर जो आईसी वाली टेक्नोलॉजी है वो हम इंसानों की देन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा टेरिटल टेक्नोलॉजी है। तो वही गाइस अब बात अगर 3D ग्राफिक टेक्नोलॉजी की जाए तो साल 1960 में हमारी टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस थी एक्चुअल बेसिस पर ये चीज या ये कॉन्सेप्ट उससे भी लाखों साल ज्यादा एडवांस था। और इसलिए भी बहुत सी रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि यूएसए ने जानबूझकर इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने नहीं आने दिया, क्योंकि अगर दुनिया के सामने ये टेक्नोलॉजी आती तो मे बी शायद फिर से उनके ऊपर वही क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते। तो अगर इन सारी थ्योरीज को सही भी मान लिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि आज की डेट में जो अभी 3D ग्राफिक्स बना रहे हो, 3D लोगो बना रहे हो ना, एक्चुअल बेसिस पर ये टेक्नोलॉजी परजीवियों की हो सकती है। गाइस नॉर्मली हमारे फोन में 50, 100, 108 या फिर 200 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम इंसान अपने इतिहास में मैक्सिमम कितने बड़े मेगापिक्सल का कैमरा अभी तक बना पाए हैं? एक्चुअली गाइस हम इंसानों ने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का जोर लगाकर अभी तक सिर्फ 3200 मेगापिक्सल का ही कैमरा बनाकर तैयार किया है, जिसका कि नाम लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम है और इसको इस समय वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया है। और ये कैमरा एक बार में इतनी वाइड फोटो ले सकता है कि उसमें 40 चांद पैरेलल बाय पैरेलल आसानी से समा सकते हैं। एंड इवन अगर आप इस कैमरे की बेस्ट रेजोल्यूशन की फोटोज को देखना चाहते हैं तो आपको 378 अल्ट्रा HD 4K टीवीज को पैरेलल बाय पैरेलल लगाकर एक स्क्वायर स्क्रीन बनानी पड़ेगी। तो ये बात तो क्लियर है कि इस कैमरे का नाम और इसकी खूबियां तो काफी ज्यादा मैसिव हैं, लेकिन क्या इसने खुद ने कुछ ऐसा काम भी किया है जिसकी वजह से हम मान लें कि हाँ भाई ये इतना बढ़िया कैमरा है?
तो हाँ, उसका आंसर है बिल्कुल किया है भाई। एक्चुअली गाइस इस इमेज को देखिए, ये इमेज इसी कैमरे के द्वारा क्लिक की गई है और इस इमेज में आपको एक अजीब सा पोर्टल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्ट्रेंज बात ये है कि स्पेस का जो आसमान होता है वो पूरे तरीके से ब्लैक होता है, लेकिन अगर आप इस पोर्टल के अंदर झांक कर देखेंगे तो यहाँ का भी आसमान हमारी अर्थ के स्काई की जैसा ब्लू है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको इसके अंदर छोटे छोटे स्टार्स भी नजर आएंगे। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस फोटो को क्लिक करने के बाद उसी लोकेशन की 100-200 और ज्यादा फोटोज को क्लिक किया गया, लेकिन ये पोर्टल हमें दोबारा से कभी भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि कोई एक अलग सभ्यता भी है जो कि स्पेस में ट्रैवल करने के लिए इन तरीके के पोर्टल्स को खोल रही है? वेल, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद आगे आने वाले समय में पूरे तरीके से सुलझ जाएं, बट स्पेस ऑनेस्टली एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। गाइस नॉर्मली जब भी हम कोई भी वीडियो गेम खेलते हैं और हमें कोई भी काम होता है तो हम गेम को पॉज कर लेते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब हम गेम को पॉज करते हैं तो जो गेम में हमारा कैरेक्टर होता है उसके साथ क्या होता है? एक्चुअली में सारी चीजें थम जाती हैं, उसके लिए समय भी थम जाता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में यही सेम चीज हम इंसान अपने ऊपर भी कर सकेंगे? एक्चुअली गाइस पिछले 5 सालों में रिसर्चर्स को यह बात पता चली है कि अक्सर जो बेबीज मदर के वूम में होते हैं उनका ब्रेन उनकी बॉडी को एक तरीके से पॉज भी कर सकता है, यानी कि उनके ऑर्गन तो स्लो स्पीड में काम करते रहते हैं लेकिन सेल का डिवाइडेशन जिससे कि हमारी उम्र बढ़ती है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। और ये चीज कोई नई नहीं है, आप हमारा इतिहास उठाकर देखिए, हमारे ऋषि मुनि 100-200 साल आराम से तपस्या कर लेते थे। एक्चुअली में वो करते क्या थे? ऑनेस्टली इस समय वो ये मेडिटेशन की वजह से, अपनी किसी सुपर पावर की वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर सेल डिवाइडेशन होता है ना उसकी स्पीड को काफी ज्यादा स्लो कर देते थे, जिसकी वजह से नॉर्मल हम और आप अगर 10 साल में एक मान के चलिए कि थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं तो उतना बुढ़ापा उन लोगों में 50 से 60 सालों में आता था। अब इंटरेस्टिंगली रिसर्च तो ये भी बोलती है कि हम इंसानों में ये पॉज करने वाली जो क्वालिटी है ना ये इनबिल्ट होती है, लेकिन बस हम इसे एक्सेस करना भूल चुके हैं। लेकिन अगर दोबारा से किसी भी तरीके से हमने इसे एक्सेस करना सीख लिया तो हम एक तरीके से अपनी बॉडी को काफी लंबे समय तक पॉज स्टेट में ले जा सकते हैं, जिससे अगर किसी भी इंसान को कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो उसको क्योर करने के लिए ना डॉक्टर्स को ज्यादा लंबा समय मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम नींद के साथ साथ अगर डेली बेसिस पर इस पॉज वाली जो प्रैक्टिस है इसको भी फॉलो करेंगे तो हमारी जो उम्र है वो 10 साल 20 साल या फिर 30 साल भी बढ़ सकती है। तो गाइस आप टेक्निकली कह सकते हैं कि अगर रिसर्चर्स ने हमारे ब्रेन की उस पावर को दोबारा से अनलॉक कर लिया तो फॉर श्योर आगे आने वाले कुछ ही समय में हम इंसान भी गेम के कैरेक्टर के लिए कुछ टाइम के लिए वक्त को एक तरीके से थाम लेंगे। गाइस आज से कुछ समय पहले नॉर्मली मैं अपने टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली और वो ये था कि दुनिया भर में 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो हर साल इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड ना कर पाने की वजह से अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर रहे। अब ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आप फोन उठाएंगे नहीं तो अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब करेंगे? लेकिन यहां पर मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चला और मैंने ये सोचा कि आखिर पूरी दुनिया का, भाई 20% पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो आखिर पूरी दुनिया के इतने ज्यादा लोग फोन उठा क्यों नहीं पा रहे? एंड गैस व्हाट, मुझे भाई बड़ी ही तगड़ी सी इंफॉर्मेशन हाथ लगी। एक्चुअली गाइस अभी 2023 में यूएसए, स्पेन और कनाडा के बहुत से लोगों के ऊपर एक रिसर्च को कंडक्ट किया गया, जिससे बात क्लियर हुई कि जो बच्चे साल 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो लोग अपने फोन को हमेशा साइलेंट पर ही रखते हैं। अब इसके पीछे का पहला रीजन तो वही है जो हम और आप सोच रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन है एक यूनिक सा मेंटल सिंड्रोम जिसे फोनोमिमेसिस कहा जाता है। एक्चुअली में गाइस इस सिंड्रोम में एक इंसान फोन की नोटिफिकेशन या फिर रिंगटोन से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, प्लस उसको ऐसा लगता है कि जब उसका फोन रिंग करेगा तो लोग सबकॉन्शियसली उसकी तरफ देखेंगे। मतलब नॉर्मली घर में या फिर पब्लिक प्लेस पर अचानक से अगर हमारा फोन बजता है तो भाई नॉर्मल सा इंसान पलट के देख लेता है कि क्या हुआ है, ये ह्यूमन नेचर है, कॉमन होता है। लेकिन यही चीज इन लोगों को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देती है। और एक्चुअली में गाइस ये चीज इंडिया के अंदर भी कितने बड़े स्केल में फैल रही है इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि भाई हमारे जो छोटे भाई बहन होंगे ना, आप अक्सर देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो अपने फोन को साइलेंट रखेंगे, लेकिन वही बात अगर हमारे पेरेंट्स की जाए तो वो कभी भी अपने फोन को साइलेंट पर नहीं रखेंगे। एंड इवन अगर हमारा या हमारे छोटे भाई बहनों का फोन साइलेंट भी है तो वो इस बात पर भी इरिटेट हो जाते हैं कि भाई फोन को साइलेंट पर क्यों रखते हो, माजरा क्या है? बट अफसोस हमें से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसके पीछे का एक्चुअली में मेंटल रीजन पता ही नहीं है, और ये रीजन ज्यादातर जेन ज़ी जनरेशन के अंदर देखने को हमें मिल रहा है, विच इज रियली स्ट्रेंज। आखिर हमें कभी भी वायरलेस ईयरफोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? वेल गाइस, जैसे ये स्टेटमेंट अभी मैंने बोला है, बहुत से लोगों को ये लगेगा कि भाई दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे ले जा रही है, आप हमें वापस क्यों लेकर जा रहे हो? तो गाइस देखिए, मैं क्लियरली बता दूं कि जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आती है तो वो अपने साथ साथ एडवांटेज और
डिसएडवांटेज को भी लेकर आती है। अब एडवांटेज क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे ऊपर एडवर्टाइजमेंट करके थोप देती हैं, पर डिसएडवांटेज की बात कोई क्यों नहीं करता। और उसी बेसिस पर आज मैं आपको वायरलेस ईयरफोन या फिर ईयरबड्स की दो ऐसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप भी नेक्स्ट टाइम जब उसे यूज करेंगे तो एक बार फिर से जरूर सोचेंगे। नंबर 1, बैटरी इश्यूज। एक्चुअली गाइस, मार्केट में जितने भी वायरलेस ईयरबड्स या फिर पॉड्स मौजूद हैं, उनकी बैटरी को पॉड्स के अंदर ही इंस्टॉल किया जाता है। उस केस में ज्यादा यूजेस या फिर टेंपरेचर के चलते हुए बैटरी फटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई अच्छे महंगे वाले बढ़िया कंपनी के ईयरफोन या ईयरबड्स इस्तेमाल किया कीजिए, उनके ऊपर ये इश्यूज नहीं आते। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उनके साथ भी सेम इश्यूज आते हैं, बस उन इश्यूज को दबा दिया जाता है। एक्चुअली गाइस, अगर आप भी खुद इस चीज के ऊपर रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वर्ल्ड वाइड बड़ी से बड़ी कंपनीज के भी ईयरफोन्स नॉर्मल ईयरफोन्स की तरह आसानी से फट जाते हैं। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि फिर आखिर इन तरीके की खबरें हमें न्यूज़पेपर में देखने को क्यों नहीं मिलती। एक्चुअली गाइस, नॉर्मली जब भी किसी ब्रांडेड कंपनी के ईयरफोन्स या फिर डिवाइस के साथ ये चीज होती है और आप उसकी कंप्लेंट कराने के लिए सर्विस सेंटर जाते हैं या फिर नॉर्मली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसकी कंप्लेंट कराने जाते हैं, तो तुरंत ही न्यूज एजेंसीज को उन कंपनीज के द्वारा अच्छी खासी मोटी रकम देकर इस पूरे ही मामले को शांत कर लिया जाता है। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये एक बेहद ही डार्क सीक्रेट है जिसके बारे में ज्यादा लोग खुलकर बात नहीं करते। लेकिन वहीं गाइस, अगर कंपनी की साइड से भी इस चीज को सोचा जाए तो देखो, कंपनी जानबूझकर तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती ही नहीं है कि भाई जिसका इस्तेमाल करके इंसानों को नुकसान हो जाता है। टेक्नोलॉजी है, सबके साथ हो जाता है। अब इस केस में अगर इन तरीके के केसेस किसी भी कंट्री में ज्यादा आने लगे तो एक कंपनी जो किसी भी कंट्री के अंदर अरबों खरबों रुपए की अपनी सेल कर रही है, वो पूरे ही तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। और ये वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए नॉर्मली अगर किसी भी कंट्री में हर महीने 20 ऐसे केसेस हमें होते हुए दिखते हैं तो उसकी सिर्फ 1 या 2 बार ही हमें खबर कहीं पर भी देखने या फिर सुनने को मिलती है। और उसी का ही ये नतीजा है कि पूरी दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल सिर्फ वायरलेस ईयरफोन की वजह से ही हियरिंग प्रॉब्लम या फिर मेंटल इश्यूज को फेस करते हैं। लेकिन टेक्निकली कितने ही लोगों के पास ये डेटा मौजूद होता है, शायद अभी मैंने आपको बताया हो तो आप भी शॉक हो गए हो। और गाइस, ये एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आपको अक्सर वायर वाले ईयरफोन्स पहने हुए ही नजर आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि वो वायरलेस ईयरफोन्स खरीद नहीं सकते, बट टेक्निकली वो जानते हैं कि इसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है रेडियो वेव्स। एक्चुअली गाइस, नॉर्मली वायरलेस ईयरफोन्स भी रेडियो वेव्स की ही एक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिस बेसिस पर अगर आप डेली बेसिस पर आधा घंटा या फिर 1 घंटा ही अगर वायरलेस ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने दिमाग के आसपास अननेसेसरी रेडियो वेव्स को जनरेट करने लगते हैं। और ये रेडियो वेव्स हमारे दिमाग के ऊपर क्या असर डालती है, आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बात सभी को ही पता है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपसे यही बोलेंगे कि अगर आपको ईयरफोन यूज करना है तो उसको आप हमेशा ही वायर वाला यूज करें, ना कि किसी भी अलग तरीके के ईयरपोड्स का इस्तेमाल करें और ना ही वायरलेस ईयरफोन्स का, क्योंकि इस केस में ना ही उनके फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और ना ही अननेसेसरी रेडियो वेव्स को हम हमारे दिमाग के आसपास जगल कराते हैं। सो आई होप ये चीज आप ट्राई करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको वायरलेस ईयरफोन्स इस्तेमाल करने ही है तो उसको काफी ज्यादा लिमिट टाइम के लिए यूज करें। गाइस, आज से कुछ समय पहले एलोन मस्क अपने इनोवेशन के चलते हुए पूरी दुनिया में छाए हुए थे। लेकिन उसी के बीच में मेरे दिमाग में यह आया कि भाई इनका एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम था स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिसमें इन्होंने ये क्लेम किया था कि पूरी दुनिया को सस्ता या फिर फ्री में ही इंटरनेट देंगे। और एक्चुअल बेसिस पर वो प्रोजेक्ट काम भी कर रहा है। तो फिर आखिर हम इंडियंस को वो सस्ता वाला इंटरनेट दिया क्यों नहीं जा रहा? वेल गाइस, अभी मैं जो बोलने वाला हूं वो बात काफी ज्यादा कड़वी लग सकती है, लेकिन हम इंडियंस को वो इंटरनेट कभी भी नहीं दिया जाएगा। अब इसके पीछे आपको गवर्नमेंट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी ये बोलते हुए नजर आएंगे कि भाई देखो, वो यूएसए की कंपनी है तो उसमें डेटा सेफ नहीं होता, आप कुछ भी इस्तेमाल करोगे, बात करोगे तो वो लीक हो जाएगा, या फिर कोई इंसान कुछ भी बात कर रहा होगा तो उसका डेटा गवर्नमेंट के पास आ ही नहीं पाएगा। तो टोटल कुल मिलाकर ये इंटरनेट या ये टेलीकॉम सर्विस काफी हद तक अनसेफ है। तो उन लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई अगर ये इंटरनेट इतना ही ज्यादा अनसेफ है तो रिसेंट टाइम में इसका इस्तेमाल यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ब्राजील और मैक्सिको में क्यों किया जा रहा है? मतलब सेफ नहीं है ना, तो पूरे तरीके से बंद करो ना। मतलब ये कौन सा लॉजिक है कि इंडिया में वो चीज सेफ नहीं है लेकिन इंडिया से बाहर जाकर वो चीज सेफ हो जाती है? एक्चुअली गाइज, इसके पीछे का जो एक्चुअली में सबसे बड़ा रीजन है ना,
वो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। एक्चुअली गाइस देखिए, हमारी जो कंट्री इंडिया है ना, वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल कस्टमर वाली कंट्री है। अब इस केस में जो जियो, एयरटेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, इसी बेसिस पर अरबों खरबों रुपए टैक्स के रूप में हर साल हमारी गवर्नमेंट को सबमिट करती हैं। इसके ऊपर से जब स्पेक्ट्रम बिकते हैं, उनके ऑक्शन होते हैं, तो उसमें भी अरबों खरबों रुपए का फायदा सीधा का सीधा गवर्नमेंट पर पहुंच जाता है। अब इस केस में बात अगर स्टारलिंक की जाए तो भाई देखिए, उनको नीचे जमीन पर टावर तो लगानी नहीं है, उनको स्पेक्ट्रम भी नहीं खरीदने हैं और ना ही उनको वो सारी सर्विसेज लेनी है जो कि जमीन पर होने की वजह से जियो और एयरटेल को लेनी होती है। तो अगर वो सारी ही सर्विसेज लेंगे ही नहीं तो गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा है ना, वो स्ट्रेट आधा या फिर उससे भी ज्यादा कम रह जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम सबसे बड़े स्केल पर जनरेट होगी। वो ये है दोस्तों कि जैसे ही हम इंडियंस को सस्ता स्टारलिंक का इंटरनेट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है हम जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज को स्विच करके स्टारलिंक के ऊपर आ जाएंगे। अब उस केस में अगर ये चीज बहुत बड़े स्केल पर होती है तो जियो और एयरटेल का हाल भी ठीक वैसा ही होगा जैसे आज से कुछ समय पहले एयरसेल, यूनिनॉर और वोडाफोन जैसी कंपनीज का हुआ था। तो अब अगर इस केस में आगे चलकर घाटे के चलते हुए जियो और एयरटेल जैसी कंपनी भी इंडिया से टाटा बाय बाय कर गई, तो उस केस में इंडिया में सिर्फ दो ही टेलीकॉम कंपनीज बचेंगी, पहला स्टारलिंक और दूसरा बीएसएनएल। अब जब स्टारलिंक को यह पता चलेगा कि पूरे इंडिया का जो इंटरनेट का लोड है वो सिर्फ हम ही उठा रहे हैं, तो उस केस में वो मोनोपोली के आधार पर कुछ ऐसे रूल्स ला सकते हैं जिसकी वजह से हमारे देश को और ज्यादा नुकसान हो, फाइनेंशियली नुकसान हो। जैसे कि वो ये बोल सकते हैं कि भाई अभी मैं टैक्स का मान के चलो 40% दे रहा हूं, मैं 40% भी नहीं दूंगा, मैं टैक्स दूंगा ही नहीं। अब एक काम करो, अगर आपको काम कराना है तो करा लो, नहीं कराना तो हमें जाने दो। अब उस केस में इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि बात अगर बीएसएनएल की जाए तो बीएसएनएल भाई इतना बड़ा यूजर बेस नहीं संभाल सकता। और इस केस में अगर स्टारलिंक उस समय बैक ऑफ कर गया ना, तो पूरी कंट्री का जो टेलीकॉम सेक्टर है पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। आपकी कॉल नहीं लगेगी, आप इंटरनेट नहीं चला सकते, और ये चीज 1 या 2 दिन में भी नहीं सही की जा सकती। इसको सही करने में भी ना कई सालों का समय लगेगा। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था को सही रखने और अपने देश को इस प्रॉब्लम में ना डालते हुए जो स्टारलिंक का फ्री इंटरनेट या फिर सस्ता इंटरनेट है ना, वो इंडिया में हाल फिलहाल तो हमें कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इवन स्टारलिंक आगे से खुद भी ये बोल दे कि वो टोटल फ्री कर दे इंटरनेट, तब भी इंडियन गवर्नमेंट हमें उसे यूज नहीं करने देगी। लेकिन चलते चलते कुछ एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर के लिए मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं कि भाई सेफ वाला कोई मैटर नहीं है। अगर कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर करती है और वो भी इतने बड़े स्केल पर कि वो इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान क्या डेटा यूज कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, उसका डेटा इंडियन गवर्नमेंट को ना मिल सके। कंपनी अगर काम करेगी इंडिया के अंदर तो उसको इंडिया के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो ये जो सेफ वाला मैटर है, जो चैप्टर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, ये काफी हद तक बेतुका है। ऐसा नहीं हो सकता, इंडियन गवर्नमेंट इतनी कमजोर नहीं है। आई होप गाइज आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।